हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए रहने वाली है जो रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी स्टेज 1 स्टेज 2, पैरामेडिकल और लोको पायलट। इन सभी के लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मैं जीके जीएस कवर कराता हूँ जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं और जिनके आने की संभावना ज़्यादा रहती है। यहाँ पर दोस्तों मैं डिटेल में व्याख्या के साथ आप लोग को पढ़ाता हूँ। यकीन मानिए आप लोगों को दोस्तों एक क्वेश्चन के साथ साथ 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को क्विक रिवीजन करना है तो सुबह 8 बजे दोस्तों वीडियो अपलोड की जाती है, जिसमें दोस्तों रिवीजन के तौर पर ही मैंने वो वीडियो बना रखी है। आप लोग को अगर रिवीजन करना है तो आई बटन पर मैं उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। और इन सभी की जो पहले की वीडियो है उन सभी को दोस्तों मैंने प्ले लिस्ट में ऐड कर रखा है, आप लोग प्ले लिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ये आरपीएफ कांस्टेबल का दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल दोस्तों 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित होता है। बाकी अदर फैक्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमण पद्धति के आधार पर होता है। ये दोस्तों पूछा जा सकता है आप लोगों कि किस पद्धति के आधार पर किया जाता है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होता दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन में कहा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति कहाँ का सदस्य होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, लेकिन इनमें से कोई भी आंसर नहीं रहता है। भारतीय संविधान में वर्णित आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना का विवरण बताया गया है और आर्टिकल 44 में बात करते हैं तो समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 91 की बात करें तो उसमें दोस्तों सभापति अगर उपस्थित नहीं होता है तो सभापति का कार्यभार उपसभापति संभालेगा, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप लोग दोस्तों एक क्वेश्चन के साथ साथ कितने क्वेश्चन इसमें निकल कर आते हैं, उनके आंसर आप लोग को पता चल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्य सबसे लंबा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कार्यकाल यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में सबसे ज़्यादा लंबा रहा है। कब से कब तक रहा है ये भी दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है। 1950 से लेकर 1962 तक फ्रेंड्स इनका कार्यकाल रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितनी बार राष्ट्रपति चुने गए दोस्तों, ये 2 बार राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। इनको देश रत्न और आज़ाद शत्रु के नाम से भी दोस्तों जाना जाता था। ये आप लोग ध्यान रखना होगा। जो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट रहता है मैं उस पर मार्क कर दूंगा, आप लोग को दोस्तों बिल्कुल उसको याद कर लेना है। FA अहमद, फ़खरुद्दीन अली अहमद का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल 1974 से 1977 तक रहा था। 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, ठीक है। ये डेट आप लोगों से पूछा जा सकता है कि तीसरा आपातकाल कब घोषित किया गया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। हालांकि आसान क्वेश्चन है, 12 इसका आंसर रहने वाला है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये एसआई का क्वेश्चन बन जाता है। आरपीएफ एसआई में ये पूछा गया था पिछली बार। 12 सदस्यों को दोस्तों राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा से और भी देख सकते हैं आप लोग क्या है इम्पोर्टेंट कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं, यानी कि सेवानिवृत्त होते रहते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्य के 12 सदस्यों के नामांकन का नियम दोस्तों कहाँ से लिया गया था, ये आयरलैंड के संविधान से दोस्तों लिया गया था। ये भी आप लोग को ध्यान रखना होगा। राज्यसभा एक उच्च सदन होता है दोस्तों, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2020 के अनुसार भारत की न्यूनतम उच्च न्यायालय कहाँ बनाया गया। ये दोस्तों अमरावती में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अमरावती उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का नया उच्च न्यायालय है, जो कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हो गया था। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि तेलंगाना राज्य कब अलग हुआ था, तो डेट आप लोग को ध्यान रखनी होगी। इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस JK महेश्वरी थे और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल दोस्तों 62 वर्ष का होता है। क्वेश्चन इससे बन जाता है कि कितना कार्यकाल रहता है।
विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का नगर है। यह भारतीय नौसेना के पूर्वी कमांडर का केंद्र होता है, यानी कि सेंटर है ये। और यहाँ देखिए, वारंगल को भारत के तेलंगाना की संस्कृति राजधानी कहा जाता है। वारंगल को भारत के तेलंगाना की संस्कृति राजधानी कहा जाता है। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है। ये दोस्तों आसान क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों बहुत को कैंडिडेट जो कि गलत करते हैं। इसका आंसर होता है इसके लिए कोई भी आयु निर्धारित नहीं की जाती। आरपीएफ एसआई में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन न्यूनतम सीमा दोस्तों निर्धारित की गई, जो कि 35 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 58 में दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए अर्हता निहित की गई है। क्वालिफिकेशन दोस्तों निर्धारित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता पूरी रखता हो। और आर्टिकल 57 में दोस्तों राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित है। आर्टिकल 57 जो कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता कौन थे। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई दोस्तों भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों ये चौथे नंबर के प्रधानमंत्री थे। ये प्रथम प्रधानमंत्री थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य न होकर अन्य दल से संबंधित थे। मोरारजी देसाई को भारत रत्न, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान भी दोस्तों इन्हें मिला था, जिसका नाम है निशान-ए-पाकिस्तान, से सम्मानित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार शपथ ली थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अगर चौधरी चरण सिंह की बात करें तो दोस्तों भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। इनका राजनीतिक दल जनता पार्टी था। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे। ज्ञानी जैल सिंह दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। कांस्टेबल का दोस्तों क्वेश्चन रहता है। और भी कुछ फैक्ट देखिए आप लोग यहाँ पर कि भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। इनके कार्यकाल दोस्तों था 1982 से 1987 के बीच में दोस्तों इन्होंने कार्यभार संभाला था। प्रथम बार पॉकेट वीटो का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था दोस्तों, ये भी आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना होगा। इनके कार्यकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जितने भी फैक्ट दिए गए हैं सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, तो आप लोग को एक एक पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना होगा। वीपी सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके थे। इनका कार्यकाल दोस्तों 1989 से 1990 तक था। वीपी सिंह का भी पूछा जा सकता है। और वीपी सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें ये विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे थे। अब बात करते हैं मनमोहन सिंह की। मनमोहन सिंह दोस्तों भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे, जो कि 2 बार प्रधानमंत्री बने, 2004 से 2009 के बीच में और 2009 से 2014 तक। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। अब आगे क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है। इसमें दोस्तों न्यूनतम आयु रहती है, जो कि मैंने आप लोग को बताया, राष्ट्रपति के लिए भी इतनी ही है और उपराष्ट्रपति के लिए भी इतनी है। 35 वर्ष की आयु रहनी चाहिए न्यूनतम। और वह दोस्तों राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता, क्वालिफिकेशन रखता हो। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की जांच उच्चतम न्यायालय दोस्तों करता है या उसके द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति पद के पुनर्निर्वाचन के योग्य होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होता है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, 5 साल इसका रहता है। आरपीएफ कांस्टेबल का दोस्तों क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी इसमें कुछ फैक्ट दिए गए हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को दोस्तों इतनी बार रिवीजन हो जाएगा इसमें। देखें यहाँ पर बताया गया कि आर्टिकल 57 में वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति का 1 से अधिक बार पुनर्निर्वाचन हो सकता है। और आर्टिकल 56 में दोस्तों राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति केंद्रीय विश्वविद्यालय का विजिटर होता है। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दोस्तों विजिटर कौन होता है, तो राष्ट्रपति राइट आंसर होने वाला है। न्यूनतम आयु 35 है, जैसा कि आप लोग को मैंने बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। न्यायमूर्ति एम फातिमा बीवी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इससे कुछ और क्वेश्चन दोस्तों बन जाते हैं, जैसे कि ये कब हिस्सा बनी थी सर्वोच्च न्यायालय की, तो 1989 में। ठीक है, पहली
महिला थी दोस्तों ये। और आर्टिकल 124(2) में वर्णित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये दोस्तों आर्टिकल आप लोग को बिल्कुल ध्यान रखना है। एक आर्टिकल की वीडियो दोस्तों लाऊंगा मैं, जिसमें आप लोगों को शॉर्ट तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप लोग को याद रखना होगा। और मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर दोस्तों कुल 34 न्यायाधीश होते हैं। फातिमा बीबी तमिलनाडु की राज्यपाल भी दोस्तों ये रह चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों रहता है। राष्ट्रपति जो कि भारत का प्रथम नागरिक होता है, लेकिन इसमें कुछ फैक्ट हैं दोस्तों जो कि रिवाइज होते रहते हैं, तो आप लोग के माइंड में दोस्तों क्लिक हो जाएंगे, रिवीजन के लिए अच्छा रहेगा। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 52 में दोस्तों राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये बताया गया है। और राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है, जो कि आप लोगों ने कितनी बार इसको पढ़ चुके हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और भारत के प्रधानमंत्री की बात करें तो दोस्तों ये सदन में सत्ताधारी दल का नेता या मुखिया इसको कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसको 2 लगातार कार्यालयों में राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं दी थी? तो दोस्तों वे थे यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मृत्युदंड की सजा पाए व्यक्ति को क्षमादान देने की शक्ति किसके पास होती है? ये भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के पास दोस्तों ये क्षमादान देने की शक्ति होती है। कितने प्रकार से दोस्तों क्षमादान दे सकता है वो भी आप लोग यहाँ पर देखिए, इम्पोर्टेंट रहता है कि क्षमादान देने की शक्ति आर्टिकल 72 में दी गई है। आर्टिकल पूछा जा सकता है। मृत्युदंड को क्षमा राष्ट्रपति गृह मंत्रालय की सिफारिश पर ही दोस्तों दे सकता है। राष्ट्रपति 5 प्रकार के क्षमादान दे सकता है। 5 के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, अब बारी बारी से देख लेते हैं। एक तो होता है दोस्तों क्षमा, दोषी के सभी दंड को माफ़ कर दिया जाता है। दूसरा होता है विराम, यानी कि दोषी को मिली सज़ा को विशेष परिस्थितियों में कम कर दिया जाता है। तीसरा होता है प्रविलंबन, इसमें दोस्तों मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाना ताकि क्षमा याचिका कर सकें। और चौथा होता है परिहर, दोषी को मिली सज़ा को परिवर्तित किए बिना सज़ा की अवधि को दोस्तों यहाँ पर कम कर दिया जाता है। और पांचवा होता है लघुकरण, मृत्युदंड को बदलकर दोस्तों इसमें आजीवन कारावास दिया जाता है, उसको मृत्युदंड नहीं दिया जाता। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम कौन बनाता है? केंद्र शासित प्रदेश के लिए दोस्तों नियम कौन बनाता है? तो उसके लिए भी दोस्तों राष्ट्रपति ही यहाँ पर नियम बनाता है। कुछ फैक्ट और देख लीजिए इसमें दोस्तों कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 240 के तहत राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के नियम बनाने की दोस्तों शक्ति मिली हुई है। पुडुचेरी ऐसा है जिसके मामले में राष्ट्रपति कानून तभी बना सकता है जब विधानसभा निलंबित या भंग हो जाती है। संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 तक केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में प्रावधान किया गया है। तो ये दोस्तों आप लोगों को याद रखना होगा आर्टिकल। मंत्रिपरिषद का कार्य राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता प्रदान करना होता है। और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। हमारा दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा दोस्तों, छोटे छोटे वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बेनिफिट रहने वाली है। रिवीजन के लिए आप लोग सुबह की वीडियो में जुड़ सकते हैं, क्विक रिवीजन के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों निलंबन निषेधाधिकार कहा जाता है। निषेधाधिकार यानी कि वीटो इसको बोला जाता है, निलंबन निषेधाधिकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ एसआई का दोस्तों ये क्वेश्चन था। कुछ फैक्ट और देख लिए आप लोग यहाँ पर कि राष्ट्रपति धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर अन्य लेखनी नायकों के पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। इसे निलंबन निषेधाधिकार कहते हैं। पॉकेट निषेधाधिकार क्या होता है वो भी आप लोग यहाँ पर देखिए कि विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति के पास कोई समय सीमा नहीं होती है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो अनिश्चित समय सीमा तक विधेयक को अपने पास रोक सकता है, उसको पॉकेट निषेधाधिकार कहते हैं। पूर्ण निषेधाधिकार की बात करते हैं तो इसमें
राष्ट्रपति की एक ऐसी शक्ति होती है जिसके द्वारा संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखा जा सकता है और वह विधेयक समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एक एक क्वेश्चनों से आप लोगों के कितने क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।